हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आपका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कक्षा 9 विज्ञान विषय की अध्याय 9 बल तथा गति के नियम की व्याख्या हमने अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, तो आज हम उसके पाठ के भीतर जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती रहती है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझा रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहले दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 1। ठीक है, कौन से पेज पर? पेज नंबर 131 पर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। यानी हमें दो वस्तुएं दी गई है अलग अलग और बताना है कि इन दोनों वस्तुओं में से किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, देखो पहला क्या दिया हुआ है, एक रबर की गेंद और उसी आकार का एक पत्थर। एक रबर की गेंद है और एक क्या है, पत्थर है। हमें बताना है कि इसमें से किसका जो जड़त्व है वो अधिक होगा। तो देखो इस प्रश्न को समझने से पहले हमें ये जरूरी है कि जड़त्व निर्भर किस पर करता है। तो जब हमने जड़त्व का नियम पढ़ा था तो हमने एक बात देखी थी कि जो जड़त्व है वो किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के। किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के बच्चों। यानी कि द्रव्यमान यानी जितना वजन ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान यानी वजन कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो देखो रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर, तो वजन किसका ज्यादा होगा यानी द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, पत्थर का। तो निश्चित रूप से पत्थर का जो जड़त्व है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, वही देखो चर्चा की गई है कि जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, तो यदि द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। इसीलिए भारी वस्तुओं का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा, और हल्की वस्तुओं का जड़त्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो पत्थर भारी होगा रबर की गेंद की अपेक्षा, तो पत्थर का जड़त्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा दिया हुआ है एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। तो आपको पता ही है कि रेलगाड़ी भारी होगी और साइकिल हल्की होगी, तो रेलगाड़ी का जड़त्व क्या हो जाएगा, साइकिल की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा, 5 रुपए का एक सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का। तो सामान्यतः हम यही मान लेते हैं कि 5 रुपए का सिक्का क्या होगा, भारी होगा 1 रुपए की तुलना में। तो 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व 1 रुपए के सिक्के की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां से हमें क्या बात पता चली कि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान यानी वजन ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके द्वारा उत्पन्न जड़त्व भी कम होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हम दूसरे प्रश्नों की ओर। देखें, दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। यानी हमें एक उदाहरण दिया गया है और बताना है कि इस उदाहरण में जो गेंद है वो गेंद का वेग यानी गेंद की गति कितनी बार बदल रही है। ठीक है, देखें पहला कथन लिखा हुआ है, फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। तो देखो जैसे ये एक व्यक्ति है ए, दूसरा है ये बी। अब इसने पहली बार यहां से बॉल मारी यहां पर, तो ये पहली बार वेग बदल गया। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। अब समझ लीजिए गोल पॉइंट यहां पर है, यहां कहीं भी है, समझ लीजिए यहां पर गोल पॉइंट है। तो इसने किक मारी और गेंद को कहां पर पहुंचाया, यहां पर। तो ये दूसरी बार बदली क्योंकि इसने अलग स्पीड से गेंद को मारा होगा, इसने भी अलग स्पीड से गेंद को मारा होगा, 2 बार। फिर विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को क्या करता है, पकड़ता है। तो देखो जब यहां पर वो बंदा खड़ा है गोल को रोकने के लिए, वो क्या करेगा, गेंद को पकड़ेगा। तो उस समय गेंद की क्या होगी, जब गेंद उसके हाथों में चली जाएगी तो गेंद का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गेंद का वेग कितनी बार बदला, 3 बार। आगे और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। अब ये यहां फिर से मारता है ये वाला बंदा, और यहां पर इसके टीम के कोई खिलाड़ी है, इसकी टीम के खिलाड़ी समझ लीजिए यहां पर है। ठीक है, ये डी है, ये सी था। तो ये यहां से वापिस इसको गेंद मार रहा है, तो कितनी बार बदल रहा है, 4 बार। यानी गेंद का वेग कितनी बार बदल रहा है बच्चों, 4 बार। ठीक है बच्चों, तो गेंद का वेग कितनी बार बदल रहा है, 4 बार।
ठीक है, अब हम इसको देखो समझा देते हैं कि उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदल रहा है, 4 बार। अभी मैंने समझा दिया। पहली बार जब ए बी को मार रहा है, फिर बी यहाँ गोल करने के लिए मार रहा है, तब दूसरी बार, फिर गोलकीपर रोक रहा है तब तीसरी बार, और गोलकीपर वापस अपने खिलाड़ियों को भेज रहा है, उस समय 4 बार। टोटल कितनी बार बदला है, 4 बार। ठीक है, देखो कब कब मैंने व्याख्या भी की हुई है यहाँ पर। जब खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे साथी के पास पहुंचाता है। पहली बार जब ए गेंद को मार के कहां पहुंचा रहा है, बी के पास, तब पहली बार। दूसरी बार जब दूसरा खिलाड़ी यानी कि बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जब वो गोल करने का काम कर रहा है, समझ लीजिए गोल वाले पॉइंट को आप मान लीजिए सी। ठीक है, तो जब बी से सी। तीसरी बार जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। जब गोलकीपर क्या कर रहा है, गेंद को पकड़ रहा है, यानी कि जो सी पॉइंट पर गोलकीपर खड़ा था वो जब गेंद को पकड़ रहा है, तो सी से डी के पास जब गेंद जा रही है तो वो उसको पकड़ रहा है। ठीक है, तो तब वेग बदल रहा है तीसरी बार। फिर ये गोलकीपर गेंद को वापस मार रहा है अपने खिलाड़ियों की तरफ, तब कितनी बार बदल रहा है, चौथी बार। ठीक है, यही मैंने व्याख्या यहाँ पर की हुई है। चले, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता यानी तेजी से हिलाने पर कुछ पत्तियां गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि ये देखो पेड़ दिख रहा है आपको, ठीक है बच्चों। तब जब आप पेड़ को यहां से पकड़ के हिलाओगे तो होगा क्या, प्रारंभ में यहाँ पर जो ये सेव लगी हुई है वो कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में। कैसी अवस्था में बच्चों, विराम अवस्था में, यानी कि रुकी हुई अवस्था में है। जैसे ही पेड़ को आप पकड़ के हिलाओगे तो ये पेड़ तो गति में आ जाएगा, पेड़ तो क्या हो जाएगा, गति में आ जाएगा। और यहाँ पर जो पत्तियां लगी हुई है वो भी क्या आ जाएगी, गति में आ जाएगी। लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होगी जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, यानी वो अचानक उस पेड़ के हिलाने के साथ अपनी गति में नहीं आ पाएगी, यानी वो विराम अवस्था में ही बने रहना चाहती है। तो वो क्या करेगी, अपने परिवर्तन का विरोध करेगी, और इसी कारण वो क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और जो पत्तियां पेड़ के साथ गतिशील अवस्था में आ जाएगी वो पत्तियां नहीं गिरेगी। ठीक है, जैसे अगर आप पत्तियों की जगह कोई फल मान लो, तो जैसे ही पेड़ को हिलाओगे तो फल क्या हो जाएंगे, फल पहले विराम अवस्था में थे, अब पेड़ के हिलाने के साथ कुछ फल तो पेड़ के साथ गतिशील अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन कुछ फल है वो विराम अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं, तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि जड़त्व के नियम के अनुसार वस्तुओं में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का क्या होता है, गुण होता है। यानी कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहना चाहती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है। पेड़ की पत्तियां विराम अवस्था में होती है, और जब हम शाखाओं को तेजी से हिलाते हैं तो शाखाएं तो गतिमान हो जाती है, परंतु पत्तियां अभी भी विराम अवस्था में होती है, और इसी कारण वे टूट कर क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है बच्चों, चले आगे देखें बच्चों, पेज संख्या 140। पेज संख्या 140 पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। जैसे आपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा था बच्चों, कि जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, कि यदि कोई वस्तु ए किसी वस्तु बी पर समझ लीजिए बल लगा रही है 10 न्यूटन का, तो बी वस्तु भी ए पर क्या करेगी, 10 न्यूटन का बल लगाएगी। दोनों बल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन उनकी दिशा केवल क्या होती है, अलग अलग होती है, विपरीत होती है। तो बोल रहा है कि जब क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो भाई यदि घोड़ा जैसे रथ को खींचने के लिए रथ पर बल लगा रहा है, तो रथ भी घोड़े को पीछे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, बल लगाएगा। तो जब दोनों बल बराबर होते हैं तो फिर रथ आगे खींचता कैसे है भाई, जब दोनों बल बराबर होते हैं तो उसको हम कहते हैं संतुलन की अवस्था, और संतुलन की अवस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, तो फिर घोड़ा गाड़ी को खींच कैसे पाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो देखो, क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है, बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। तो देखो होगा क्या कि घोड़े के पैरों द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल को 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे, देखो जैसे ये घोड़ा पैरों से बल लगा रहा है, तो ये एक तो बल अपने नीचे भूमि की ओर लगा रहा है, भूमि को पीछे की ओर खदेड़ने का काम कर रहा है, और ये क्या करेगा, इसकी तरफ बल लगाएगा रथ को खींचने के लिए। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो घोड़े के भार को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। यानी ये नीचे वाला जो बल लग रहा है इस तरफ पैरों के द्वारा, वो बल इस घोड़े के शरीर का जो भार है उसको क्या करेगा, संतुलित करेगा। ठीक है,
और जो क्षैतिज बल है वो क्षैतिज बल की जो प्रतिक्रिया है उसके द्वारा गाड़ी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी एक बल इसमें से क्या हो जाएगा, जो ऊर्ध्वाधर बल है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर बल इस घोड़े के भार के द्वारा क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और इस कारण से जो क्षैतिज बल है वो क्षैतिज बल ही प्रतिक्रिया के रूप में गाड़ी को क्या करेगा, आगे खींचेगा। यानी कि भाई क्षैतिज बल ऐसे कार्य कर रहा है तो जो रथ के द्वारा क्रिया बल लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा, इस तरफ। तो इस कारण से घोड़ा गाड़ी को आगे की तरफ खींच पाता है। ठीक है, उसके पैरों को ज्यादा महत्व नहीं होता क्योंकि पैर है वो किसके द्वारा, उसके शरीर के द्वारा संतुलित हो जाते हैं। तो जो इसकी वजह से जो क्षैतिज में बल लग रहा है उस क्षैतिज के बल के कारण इसका जो प्रतिक्रिया बल रथ के द्वारा घोड़े पर लगाया जा रहा है उस बल के द्वारा रथ आगे की ओर खींचता है। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चले आगे हम बात करें बच्चों इसका दूसरा प्रश्न। एक अग्निशमन यानी आग बुझाने वाला व्यक्ति कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। देखो आपने देखा होगा कि जब कई जगह आग लगती है तो एक फायरमैन आता है, वो उसके हाथ में पानी की एक पाइप होती है और वो उसको काफ़ी मुश्किल से पकड़े रहता है। कारण क्या है कि उसमें से पानी बहुत ही तेज स्पीड से निकलता है। तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब तेज स्पीड से पानी निकल रहा होता है तो उसको पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, इस कारण को हमें बताना है। तो देखो, गति के तृतीय नियम के अनुसार किसी क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यानी जब फायरमैन पानी को क्या करेगा, उस पानी की पाइप को पकड़ के उस पाइप के जरिए पानी बाहर की ओर गति करेगा, तो बाहर की ओर गति कर रहा है यानी कि ये समझ लीजिए पाइप है। ठीक है, तो जब इसमें से पानी बह रहा है तो इसमें बल किस तरफ कार्य कर रहा है, इस तरफ। ठीक है, पानी के द्वारा इस तरफ बल लगाया जा रहा है तो इसका प्रतिक्रिया बल किसकी तरफ लगेगा, इसकी तरफ। यानी कि ये पाइप को पीछे की तरफ खींचने का कार्य करेगा। तो पाइप अगर पीछे की तरफ ना खींचे, उसका संतुलन बना रहे सही बैलेंस में, इसी वजह से जो पकड़ने वाला व्यक्ति है वो उस बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और इस प्रतिक्रिया बल को कंट्रोल करने का काम करता है और इसी कारण से वो उस पाइप को पकड़ने में उसे क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है। वही लिखा हुआ है कि पानी जिस बल से आगे की ओर जाता है वह उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में पाइप पर भी लगाता है। यानी पाइप में पानी जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से वो बल आगे की ओर लगा रहा है, पाइप में वही बल प्रतिक्रिया बल के रूप में पीछे की ओर भी लग रहा होगा। जैसे हमने अध्याय पढ़ते समय बंदूक का उदाहरण पढ़ा था कि बंदूक से गोली अगर छूट रही है तो जितनी गति से बंदूक की गोली आगे की तरफ बढ़ रही है उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में वो पीछे की तरफ लगाएगी। इसी कारण बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को क्या होता है, झटका महसूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि वो उस प्रतिक्रिया बल को क्या करना चाहता है, संतुलित करना चाहता है। अगर वो प्रतिक्रिया बल को संतुलित नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति में वो या तो क्या हो जाएगा, खुद गिर जाएगा। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस प्रतिक्रिया बल को रोकने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, उसको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक बल लगाना पड़ता है और इसी कारण उसको पकड़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है बच्चों, चले यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। आगे देखो, आगे कुछ सवाल है उनको हमें हल करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली है। कितनी, 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली है। देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ गोली भी आपको। ये क्या है, एक गोली है, कितने ग्राम की, 50 ग्राम की। ठीक है, और बोल रहा है एक राइफल है यानी कि बंदूक है। क्या है, बंदूक है। अब बच्चों बंदूक तो देखो बना लेते हैं थोड़ी बहुत, हम सिंपल ही बना लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल तो नहीं बनेगी। ये समझ लीजिए बंदूक है। ठीक है, ये बंदूक है। अब बोल रहा है 50 ग्राम द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम, यानी कि M1, इसका मान लेते हैं हम द्रव्यमान M1 कितना है बच्चों, 50 ग्राम। ठीक है, और जब हम देखो यहाँ पर कहीं किसकी गणना करनी है, प्रतिक्षेपित वेग की, और वेग की गणना करते समय जो द्रव्यमान होता है वो हम किसमें मानते हैं, किलोग्राम में। तो इसको किलोग्राम में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का भाग दे देंगे तो 0.05 किलोग्राम। ठीक है, फिर बंदूक की राइफल का द्रव्यमान हम मान लेते हैं बच्चों M2, कितना मान लेते हैं, M2। ये कितना दिया हुआ बच्चों, 4 किलोग्राम। कितना दिया हुआ बच्चों, 4 किलोग्राम। अब 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्या हो जाती है, छोड़ी जाती है। कितने, 35 मीटर प्रति सेकंड के
प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। यानी कि जब गोली का स्टार्टिंग, जब गोली बंदूक में रुकी हुई होगी तब इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा बच्चों, तो वो होगा 0। कितना होगा, 0। ठीक है। लेकिन जब बंदूक से गोली छोड़ी जा रही है तो इसका जो अंतिम वेग है, कौन सा अंतिम वेग है, वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका प्रारंभिक वेग u1 है और अंतिम वेग क्या है, v1 है। ठीक है। और v1 इसका कितना है बच्चों, 35 मीटर है, 35 मीटर प्रति सेकंड है। देखो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। देखो ये कौन सा है, v2। ठीक है, ये अंतिम वेग है गोली का। फिर बंदूक की राइफल है, इस राइफल का प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों, जब ये स्टार्टिंग में रुकी हुई अवस्था में है, कोई गोली नहीं चला रही, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u2 बराबर 0। ठीक है। अब मैं बोला है राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग, यानी कि राइफल किस वेग से गोली को फेंक रही है वो वेग हमें निकालना है, यानी कि v2 हमें निकालना है। ये v1 था, सॉरी। ठीक है, u1 v1, m1 u1 v1 और ये है m2 u2 और v2, और v2 हमें क्या करना है, निकालना है बच्चों। क्या करना है, निकालना है। ठीक है बच्चों। देखो मैं फिर से समझा देता हूं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की क्या है, गोली है। ठीक है, वो कितने ग्राम की बंदूक में है, 4 किलोग्राम वाली बंदूक है, उसमें रखी हुई है। ठीक है बच्चों। और फिर उस बंदूक की सहायता से उस गोली को 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्या किया जाता है, फेंका जाता है, बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। तो मैं बताना है कि जो राइफल है वो किस वेग से उस बंदूक को गोली को फेंकने के लिए क्या करेगी, बल लगाएगी। वो बल लगाने के लिए वो कितना वेग का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, यानी बंदूक का वेग कितना होगा ये मैं बताना है। जैसे बंदूक को झटका लगेगा ना एकदम अचानक से, वो वेग हमें बताना है। तो देखो हमने क्या माना, ये गोली है कि गोली का द्रव्यमान कितना है, m1 कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। ठीक है, बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। गोली का प्रारंभिक वेग क्या है, 0, जब वो रुकी हुई है बंदूक में। फिर गोली का अंतिम वेग, जिस वेग से गोली बाहर निकल रही है, वो कितना है, 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बंदूक का प्रारंभिक वेग कितना है, 0, जब वो रुकी हुई है। बंदूक का अंतिम वेग, जब वो गोली को छोड़ रही है, वो हमें वेग निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों। देखो तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि गोली का द्रव्यमान इतना है, 50 ग्राम है। गोली का प्रारंभिक वेग u1 कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। गोली का अंतिम वेग कितना है, वो 35 मीटर प्रति सेकंड है। फिर राइफल का द्रव्यमान कितना है, तो राइफल का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। राइफल का प्रारंभिक वेग कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। राइफल का अंतिम वेग कितना है बच्चों, तो वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वो हमें क्या माना है, v2, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक बच्चों। अब देखो हमें पता है, हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था कि टक्कर से पहले जितना संवेग होता है, यानी क्रिया से पहले जितना संवेग होता है, प्रतिक्रिया के बाद भी संवेग का मान उतना ही होता है। ठीक है, क्रिया के पहले जितना संवेग होता है, प्रतिक्रिया के बाद भी उतना ही संवेग होता है। ये हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम। तो वही नियम यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देखो गोली छूटने से पहले गोली तथा राइफल का कुल संवेग, गोली छूटने से पहले यानी क्रिया से पहले गोली तथा राइफल का कुल संवेग, यानी कि आप कहें कि टोटल p है जो कुल संवेग, मतलब आप मान ले टोटल p। ठीक है, p बराबर क्या मानना है, p1 प्लस p2। p1 किसका संवेग है, गोली का, और p2 किसका है, वो बंदूक का। ठीक है, तो देखो p बराबर क्या होता है, संवेग बराबर p बराबर होता है mv, यानी कि मास द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखो गोली का वेग द्रव्यमान कितना है, m1, प्रारंभिक वेग कितना है, u1। तो देखो m1 का मान 0.05 गुणा 0 प्लस m2 किसका है, राइफल का द्रव्यमान है, और u2 उसका क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो 4 गुणा 0, तो देखो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 0। यानी क्रिया से पहले कितना संवेग हो जाएगा, 0, क्योंकि जब वो रुकी हुई अवस्था में थी, आपको भी पता है कि जब बंदूक में केवल गोली रखी हुई थी, वो रुकी हुई अवस्था में थी, तो उस का कोई वेग नहीं था। और जब वेग 0 है, ऐसी स्थिति में उसका संवेग भी क्या होता है, 0 होता है। तो क्रिया से पहले कितना संवेग था, 0, यानी गोली छूटने से पहले कितना संवेग था, 0। अब हमें निकालना है गोली छूटने के बाद में। तो गोली छूटने के बाद में क्या होगा, m1 v1 और m2 v2, यानी कि m1 का मान कितना है, 0.05, और बंदूक का अंतिम वेग यानी सॉरी गोली का अंतिम वेग कितना था, 35, तो ये आ गया 35, प्लस बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम, और बंदूक का अंतिम वेग वो हमें ज्ञात करना है, v2, वो हमें रख दिया ऐसा का ऐसा। फिर संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने से पहले जो कुल संवेग था, वो संवेग किसके बराबर होगा, गोली छूटने के बाद कुल संवेग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। तो गोली छूटने से पहले कुल संवेग कितना था बच्चों, 0, तो ये मैंने रख दिया 0, बराबर का बराबर
गोली छूटने के बाद संवेग कितना आया, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब देखो इसको हमें हल करना है। तो देखो 35 का जब 0.5 से गुणा करेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, सॉरी बच्चों, ये 35 का 0.05 से जब गुणा करेंगे तो बच्चों जब हमने 35 का 0.05 से गुणा किया, ठीक है, और फिर इसका पक्षांतरण कर दिया। कैसे किया देखो बता देता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो 4 गुणा V2 है, तो ये देखो प्लस का है, मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -4V2 बराबर, ये क्या हो जाएगा 0.05 गुणा 35। ठीक है, तो ये माइनस का 4V2 है और इसका जब इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1.75, क्या आ जाएगा 1.75। इस -4 को मैंने इस तरह भेज दिया तो क्या हो जाएगा, देखो V2 को मैंने इधर रख दिया, -4 को इधर भेज दिया तो माइनस का 1.75 बटे में 4। ठीक है, ये वाला माइनस इधर ला गया। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या कि 4 का 1.75 में भाग दोगे आप तो बच्चों आ जाएगा, माइनस का माइनस आगे रहेगा 0.4375 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी कि राइफल का जो अंतिम वेग था वो कितना था, माइनस का 0.4375। अब यहाँ पर देखो बच्चों कोच रहे हैं कि माइनस क्यों आया, तो माइनस इसलिए आया बच्चों क्योंकि ये प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, क्योंकि बंदूक की राइफल है वो पीछे की तरफ बल लगाएगी। इसी कारण से देखो गोली इस तरफ बल लगाएगी आगे की तरफ और बंदूक जो है वो किस तरफ लगाएगी बल, इसी कारण। इस कारण यहाँ पर क्या निशान आया है माइनस का। तो जो राइफल का प्रतिक्षेपित वेग होगा वो कितना होगा 0.4375 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यह उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यानी हमें यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, संवेग संरक्षण का नियम। यानी गोली छूटने से पहले जितना संवेग था गोली छूटने के बाद में भी उतना का उतना संवेग रहेगा। ठीक है, और इसी नियम का प्रयोग करके हमने राइफल का वेग क्या कर लिया, गणना कर ली है। ठीक बच्चों, चले आगे देखो, आगे उदाहरण दिया हुआ है चौथा, दिया हुआ है कि 100 ग्राम और 200 ग्राम 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, जैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण के समय पढ़ा था कि दो गेंद जब टक्कर करती है, वही वाली बात यहाँ पर कह रहा है बंदा। देखो मैं बता देता हूँ चित्र बना के भी। देखो ये दोनों गेंद है, एक का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, ये 100 ग्राम है, छोटी होगी, ये कितनी है 200 ग्राम, थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, ये समझ लीजिए ए है, ये कौन सी है बी है। ठीक, अब इसका वेग कितना है, ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, कितने वेग से, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, और इसका प्रारंभिक वेग यानी कि u1 कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड और इसका जो u1 है वो कितना है बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड। तो ये u2 और ये u1 मीटर प्रति सेकंड। आगे क्या बोला है, दोनों वस्तुएं टकरा जाती है। ठीक है बच्चों, टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग कितना हो जाता है, प्रथम वस्तु का वेग यानी कि v1 अंतिम वेग कितना हो जाता है 1.67। तो दूसरी वस्तु का वेग क्या है, अभी जैसे हमने ज्ञात किया वो का वही प्रश्न है, केवल मान अलग है। यानी दूसरी वस्तु का वेग यानी हमें v2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, v2। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया कि पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है, देखो बच्चों 100 ग्राम है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है बच्चों 200 ग्राम। ठीक है, फिर पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड। पहली वस्तु का अंतिम वेग कितना है 1.67 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी वस्तु का अंतिम वेग कितना है v2 और v2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो सीधा हम लगा देंगे कि क्रिया से पहले यानी टक्कर से पहले जो संवेग था बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। ठीक है, तो देखो टक्कर से पहले संवेग कितना हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, यानी वही p1 प्लस p2। ठीक है, तो p1 किसका है, पहली वस्तु का और p2 दूसरी वस्तु का। तो हम पहले निकाल रहे टक्कर के पहले का, तो वेग क्या था उसमें u1 u2। तो देखो m1 u1 पहली वस्तु का, दूसरी का m2 u2। तो इसको हमने हल किया तो कितना आया बच्चों 0.4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 0.4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये कब आया, ये आया टक्कर से पहले का। अब हमें टक्कर के बाद निकालना है, तो टक्कर के बाद क्या हो जाएगा बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसको हमने हल किया बच्चों, तो ये कितना आ गया 0.1 गुणा 1.67 प्लस 0.2 गुणा, ये 0.2 नहीं है बच्चों, ठीक है ये गलती से लिख दिया, यहाँ पर क्या है v2, क्या है बच्चों v2। ठीक है, v2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ, 0.1 गुणा 1.67 प्लस यहाँ पर क्या है 0.2 V2। ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसको हम जब हल करेंगे, ठीक है, तो यहां से देखो ये प्लस का 0.2 V2 है, इसको मैं इधर भेज देता हूं, सॉरी इस वाले भाग को मैं इधर पक्षांतरण कर देता हूं। तो यहां पर क्या बच जाएगा 0.2 V2 और यहां पर क्या हो जाएगा 0.4 माइनस, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.167। ठीक है, 1.67 का जब हम 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.167। अब 0.4 में से इसको मैं घटा दूंगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा 0.2333। ठीक है, इसको हल किया तब। अब देखो यहाँ पर 0.2 V2 है, अब हमें V2 निकालना है, तो V2 को मैं इधर ही रखूंगा और 0.2 को कहाँ भेज दूंगा, इधर पक्षांतरण करके भाग में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब 0.2 को जब हम इससे भाग देंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आ गया दूसरी वस्तु का अंतिम वेग। ठीक है, वही देखो बात की गई है कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, दोनों को हमने बराबर रख दिया और फिर ये मैंने हल करके बता ही दिया आपको कि दूसरी वस्तु का वेग कितना आ रहा है 1.165 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी हमें कौन सा नियम लगाना था, संवेग संरक्षण का नियम। टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग और टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं का कुल संवेग बराबर होता है, इस कारण दोनों को हमने आमने सामने रख दिया और फिर हमने हल कर दिया। तो दूसरी वस्तु का वेग आ गया, अंतिम वेग कितना आ गया V2 बराबर आ गया 1.165 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आपकी पेज संख्या 131 और 140 के जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके जो पार्ट के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन उदाहरणों को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।